कल्पना करिए एक ऐसी स्थिति जहां पूर्ण रूपेण यूनिटरी स्ट्रक्चर है, अर्थात एकात्मक ढांचा है। भारत जैसे विशाल देश में यदि एकात्मक ढांचा रहे, पूर्ण रूप से संघात्मक न रहे, तो इसके क्या खामियाजा भुगतना होगा। पहला, एकात्मक शैली मतलब एक शासन, एक सरकार जो किसी एक क्षेत्र में बैठेगी। वर्तमान में कल्पना करिए दिल्ली में बैठती है, उसका निश्चित रूप से नियंत्रण पूरे क्षेत्र पर उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि संघात्मक शैली में है। तो पहला खामियाजा कमजोर नियंत्रण। दूसरा, यदि नियंत्रण कमजोर है तो देश की अखंडता, अक्षुण्णता को खतरा है। तीसरा, यदि नियंत्रण कमजोर है तो ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं, आतंकवादी प्रवृत्तियां, अलगाववादी प्रवृत्तियां, विद्रोही प्रवृत्तियां, इनको बढ़ावा मिलेगा। ये एकात्मकता की, पूर्ण एकात्मकता की भारत जैसे विशाल देश में बुराई है। चौथा, एकात्मक प्रवृत्ति या एकात्मक शासन सामान्यतः तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है। पांचवा, भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में आप देखेंगे कि यदि एकात्मक शासन होए पूर्ण रूपेण, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो संसद के माध्यम से चलती है, उस संसद में देश का जो क्षेत्र ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है वह क्षेत्र हावी रहता है। उदाहरण के लिए भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत, उत्तरी भारत का वो हिस्सा जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आते हैं, इनके चुनावी क्षेत्र को देखें, निर्वाचन क्षेत्रों के घनत्व को, और आप पाएंगे इन 4 क्षेत्रों में देश के आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र हैं, क्योंकि घनत्व बहुत ज़्यादा है और इसीलिए लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तुलनात्मक दृष्टि से ये क्षेत्र हावी हो, परिणाम क्या होगा कि हर बार इस क्षेत्र से जीते हुए दल का दबदबा केंद्रीय सरकार में रहा है। आप यदि भारत के इतिहास को देखें तो भारत के अधिकतर प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र से आए हैं। श्री देवे गौड़ा को छोड़कर, जिनका कार्यकाल बहुत कुछ समय का रहा, कुछ महीनों का, बाकी सभी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार क्षेत्र से आए। इस क्षेत्र का दबदबा रहा। एकात्मक शैली में यदि इसी एक क्षेत्र का दबदबा रहेगा तो बाकी क्षेत्र काफी कुछ सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ी बुराई आएगी वो ये कि ऐसे वंचित होने की स्थिति में अन्य क्षेत्र जो हैं वे कहीं और मुखातिर होने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे जो शायद देश की अखंडता, एकता के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन यदि संघात्मक शैली है, यदि संघात्मक व्यवस्था है, तो उसका फायदा क्या है कि केंद्र में कोई भी सरकार आए, हर राज्य को अपनी सरकारें मिली हैं, तो राज्य की सरकारों के माध्यम से वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक अपनी उम्मीदों, अपनी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती है। केंद्र की सरकार राष्ट्रीय मुद्दों पर जहाँ आधारित होती है, राज्य की सरकारें वहाँ मूलतः स्थानीय मुद्दों पर चुनी जाती हैं और स्थानीय मुद्दे जनता के लिए ज़्यादा अहम होते हैं। तो संघात्मक शैली की ये खासियत है। कल्पना करिए यदि एकात्मक शैली रही तो उसकी एक बहुत बड़ी बुराई एक और ये होगी कि जो परंपराएं हैं, क्षेत्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय विचार या क्षेत्रीय पर्व आदि, ये सब लुप्त प्राय होने लगेंगे और वे परंपराएं हावी होने लगेंगी जिनका दबदबा केंद्र में है, जिनका दबदबा उस सरकार में है।
सत्ता में हैं। क्या भारत ऐसा एक परंपरा वाला राष्ट्र बन सकता है, एक संस्कृति वाला, एक विचार वाला? इसका इतिहास बताता है कि भारत परंपराओं की विविधता का देश रहा है, और यदि ऐसी परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषाई उसको कुचला जाने का प्रयास किया जाए तो विरोधी शक्तियों का जन्म हो जाता। इसलिए संघात्मक व्यवस्था बहुत जरूरी है। सहनशीलता के आधार पर, सहयोग के आधार पर हमें क्षेत्रीय मूल्यों को, क्षेत्रीय गुणों को और क्षेत्रीय संस्कृति को विकसित करते हुए एक राष्ट्रीय संस्कृति और मूल्यों को विकसित करना चाहिए। संघवाद जो है वो एकता और अनेकता, हम देख चुके हैं, दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त करके आप राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य नहीं पा सकते। यही बात जो मैंने और पहले कही, उसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य, राष्ट्रीय एकता को पाने के लिए यदि हम क्षेत्रीयता को कुचलें तो प्रॉबेबली, संभवतः वह विरोधी ताकतों को जन्म दे देगा। इस तरह की जो बाध्यकारी एकता है वो वास्तव में और ज़्यादा खतरनाक होती है, और ज़्यादा सामाजिक संघर्ष को जन्म देती है, और ज़्यादा अलगाववाद को जन्म देती है। बाध्यिक एकता के बदले सहयोगी एकता, सहयोगात्मक रवैया ज़्यादा आवश्यक है, और यह संघवाद से आता है। बाध्यिक एकता तो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। जब कानून बनाने की प्रक्रिया की बात होती है तो याद रखें, दो तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। पहला तो होता है उसकी सीमाएं, कानून की सीमा कितनी होगी, कितने क्षेत्र तक के लिए कानून है, अर्थात सेंटर और स्टेट लेजिस्लेशन का जो क्षेत्रीय दायरा है वह कितना होगा। जो उसकी सीमाओं को लेकर संविधान में क्या बताया गया है। पहला, पार्लियामेंट जो है वो पूरे देश या देश के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट जो है वह पूरे देश या किसी एक क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। और यदि क्षेत्र की बात करें तो उसमें राज्य भी आएंगे, संघीय शासन क्षेत्र भी आएंगे, और कोई सा भी दूसरा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा है। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, वह राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। याद रखेंगे, राज्य की विधानसभाएं अपने संबंधित पूरे राज्य के लिए, केवल राज्य के लिए या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती हैं। लेकिन किसी एक राज्य के विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून किसी दूसरे राज्य के में लागू नहीं माना जाएगा, लागू नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे राज्य के किसी भी क्षेत्र में वह कानून कतई नहीं लागू माना जा सकता। ये तभी संभव है जब किसी तरीके से संबंधित दो राज्यों के बीच में कुछ संबंध हो, एक तरह का नेक्सस हो, पर्याप्त उसमें संबंध हो, तभी होगा, अन्यथा नहीं। अब दूसरी बात, पार्लियामेंट जो है वह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून भी बना सकता है, अर्थात अपनी सीमाओं के बाहर से संबंधित मामलों में भी कानून बना सकता है। इसके क्या मायने हुए कि इसके मायने ये हुए कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का दायरा भारतीय नागरिकों और भारतीय नागरिकों की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है जो विदेश में हो। इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में यदि भारतीय रहते हैं जिनकी भारतीय नागरिकता है और उनकी अपनी संपत्ति, वहाँ पर संसद का दायरा है।
तो आप ये समझ गए कि टेरिटोरियल एक्सटेंशन, टेरिटोरियल अर्थात भौगोलिक दायरा कितना है किसी भी कानून का, यह स्पष्ट हो गया। एक और जहां पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह पूरे देश के लिए कानून बना सकता है, देश के किसी क्षेत्र के लिए, किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है और उन भारतीयों से संबंधित कानून बना सकता है जो भारतीय नागरिक होते हुए बाहर रह रहे हैं और उनकी संपत्ति है। लेकिन कुछ मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है जहां तक क्षेत्र की बात है। ऐसे कौन से मामले? राष्ट्रपति स्वयं शांति, विकास और अच्छी सरकार के लिए जो 5 यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पर कानून बना सकता है राष्ट्रपति। ऐसा जो कानून है वह पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा लागू होगा और लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा, गवर्नर के पास भी ये शक्ति है कि वह कुछ क्षेत्रों में डायरेक्टली कानून बना दे, उसमें कुछ राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों में बदलाव के साथ। उदाहरण के लिए जो आसाम का गवर्नर है वह जो वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें कुछ बदलाव ला सकता है उन कानूनों में जो केंद्र ने बनाए हैं। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून हैं वह आसाम के ट्राइबल एरियाज़ के, इंटीरियर एरियाज़ के संबंध में यदि कुछ कानून हो तो इसमें बदलाव कर सकता है राज्य का गवर्नर। विधायी और वित्तीय संबंधों को लेकर एक बहुत बढ़िया उदाहरण है 2016 का अमेंडमेंट। जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो उसने 101वां संविधान संशोधन पारित किया और उस संशोधन के तहत 2016 में एक विशेष प्रावधान किया गुड्स और सर्विस टैक्स के मामले में, जिसे हम संक्षिप्त में जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के तहत पार्लियामेंट और विधानसभा इनको अधिकार है कि वे कानून बनाएं, टैक्स संबंधी कानून गुड्स और सर्विसेज को लेकर, जो समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन इसके साथ ही पार्लियामेंट को यह एक छत्र अधिकार है कि गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर सप्लाई और ऐसी सर्विसेज जो इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स की श्रेणी में आती है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। इंटर स्टेट व्यापार के संबंध में पार्लियामेंट कानून बनाएगा। केंद्र और राज्यों के संबंध के उतार चढ़ाव को यदि हम सरसरी नज़र से देखें तो 1950-60 के दशक के दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। वर्चस्व ही क्या, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा देश कांग्रेस में ही था, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, सभी कांग्रेस की थीं। परिणाम क्या था? संबंध बड़े मधुर, किसी भी तरह की समस्या या विवाद वाली बात नहीं। उसके बाद नए राज्यों के गठन के मांग के अलावा यदि हम छोड़ दें तो केंद्र और राज्यों के संबंध अच्छे रहे। केवल नए राज्यों को लेकर जो भाषाई विवाद जिसे हम कहते हैं, भाषा के मुद्दे पर जो हुआ उसको लेकर तनातनी बनी रही, बाकी किसी अन्य मुद्दों पर संबंधों में खटास नहीं आई। लेकिन 1960 के दशक के बीच अर्थात 1965 के आसपास कांग्रेस वर्चस्व में कमी आती है, कांग्रेस के दबदबे में कमी आती है, गैर कांग्रेसी दलों का उदय होता है और वहाँ चीन के साथ युद्ध
उसके बाद उसमें मिली पराजय, और फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध, यद्यपि उसमें विजय हासिल हुई, लेकिन जो स्थितियां युद्ध के बाद की निर्मित हुई उसमें कांग्रेस की बदनामी ही हुई। कांग्रेस के वर्चस्व में कमी आई, जनता का विश्वास उस दल के प्रति टूटने लगा, और फिर वह नेहरू के बाद का काल था। गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आने लगे, और इस प्रकार ये शुरुआत होती है गैर कांग्रेसवाद की, और विभिन्न राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा गैर कांग्रेसी सरकारों के बनने की। और जब ऐसा होता है तब टकराहट शुरू होती है, तब विवाद शुरू होता है। देखिए, संविधान का ढांचा तो वही रहा जो 1950 में था। जितना संघीय था उतना ही एकात्मक था, जितना संघात्मक था उतना ही एकात्मक था। लेकिन ढांचे के अंदर ही जब कुछ बदलाव होता है तो उसी ढांचे के अंदर स्थितियां बदलने लगती हैं। वही संवैधानिक ढांचे के तहत जहां पहले 2 दशक में संबंध मजबूत थे, मधुर थे, केंद्र और राज्यों के बीच किसी तरह की तकरार नहीं थी, अब उनमें खटास आने लगी। राज्यों की स्वायत्तता की मांग बढ़ने लगी, राज्यपालों का दुरुपयोग बढ़ने लगा, राज्यों द्वारा केंद्रीय सरकार के अवांछनीय हस्तक्षेप के आरोप बढ़ने लगे, और उसका विरोध बढ़ने लगा। अर्थात 1965 के बाद हम केंद्र राज्य संबंधों में कटुता, बढ़ती कटुता देखते हैं। इसके साथ ही स्वायत्तता की मांग भी बढ़ने लगी। जब गैर कांग्रेसवाद ज़्यादा फैलने लगा, नए नए बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा, तो समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों इनके द्वारा केंद्र को बार बार इस बात के लिए दबाव बनाने जाने लगा कि राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए। इस स्वायत्तता शब्द के मायने अलग अलग थे। स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता नहीं है, स्वायत्तता मतलब जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे जिसके तहत राज्य कमज़ोर दिखाई देते थे, केंद्र मजबूत दिखाई देते थे, तो केंद्र की शक्तियों को कम करने का दबाव और राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियों को बढ़ाने का दबाव इन राज्यों और राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर बनाया जाने लगा। साथ ही ये भी कहा गया कि शक्ति विभाजन के मामले में जो केंद्र के पास 100 विषयों की सूची है उसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। शक्ति विभाजन के मामले में राज्य का पक्ष बढ़ाया जाए, अर्थात बहुत से विषय जो केंद्रीय सूची में हैं उसे राज्य सूची को सौंपा जाए, राज्य सूची में लाया जाए, और ऐसा करते हुए राज्य की शक्ति को, राज्य विधानमंडल की शक्ति को बढ़ाने की का पुरजोर प्रयास किया जाने लगा। तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, द्रमुक, अकाली दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब नए नए जो मजबूत दल सामने आने लगे, इनकी मांग ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता के लिए थी। गैर हस्तक्षेप केंद्र का, उसके लिए दबाव ज़्यादा था। भारतीय संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं, या हम भारतीय संविधान की बात करें कुल मिलाकर, तो 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर बारंबार विवाद होता रहा है, और वही विवाद राजनीति का रूप ले लेता है। एक तो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विवाद होते रहते हैं। दूसरा, चुनाव। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर जहां कई मुद्दों पर विवाद होता रहता है और संबंधों में खटास आती रहती है,
जिसमें से एक राज्यपाल संबंधी शक्तियों का मुद्दा बहुत अहम है, वहीं दूसरी मुद्दा है इमरजेंसी का, आपातकाल का। आपातकाल भारतीय संविधान में इसे 352 से 360 में परिभाषित किया गया है या उसका उसमें जिक्र किया गया है। आपातकाल 3 तरह की होती हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत। दूसरा स्टेट इमरजेंसी, जो आर्टिकल 356 के तहत, जिसमें राज्यपाल के द्वारा तथाकथित अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, धारा 360 के तहत। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी लागू करने का आधार क्या होगा, ये एक मुद्दा रहता है। फिर उसके बाद इसमें अप्रूवल किसका होगा, कौन इसकी अनुमति देगा। इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम पड़ेगा। इमरजेंसी को लेके क्या क्या बदलाव हुए, अमेंडमेंट या संशोधन हुए, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस। और अंत में इमरजेंसी समाप्त कैसे होती है। ये कुछ मुद्दे हैं जिसे बहुत संक्षिप्त में त्वरित गति से हमें जानना जरूरी है सेंटर स्टेट्स रिलेशंस के परिप्रेक्ष्य में।